आपकी आवाज। हाँ, अभी सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस यस सर। सर। अब देखो, जब इस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज VEC है, इसको हमने कांस्टेंट कर रखा है। इस इक्वेशन में देखो कि तो इस VEC को हमने कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है? एक एक्सप्लेनेशन हमने ये देखा था कि कैसे EC और VBC ये आपस में कैसे वेरी कर रहे थे जब हमने VEB को कांस्टेंट किया था। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब हमने इस वोल्टेज VEC को कांस्टेंट किया, ये वोल्टेज लेट्स से कांस्टेंट हो गया, और उस टाइम पे अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे, एक वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, तो दूसरा वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक वोल्टेज जब हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरा वोल्टेज डिक्रीज होगा। कैसे देखो, लेट्स से हमने कहा VEC की वोल्टेज यहाँ पे जो है VEC जो है, उसको अगर हम इस तरह से लिखें, VEC इज इक्वल टू VEB प्लस VBC, ठीक है? तो अब देखो, हमने कहा VEC को हमने 4 वोल्ट पे कांस्टेंट रख दिया, और उस टाइम पे VEB जो था वो 0.3 था, और ये जो था VBC वो 3.7 था। नाउ लेट्स से इसको हमने 3.7 से 3.8 कर दिया, तो अब ये कितना हो जाएगा? अपने आप 0.2 हो जाएगा, तभी तो ये कांस्टेंट रहा, ठीक है? तो यहाँ हमें ये क्लियर दिख रहा है कि VBC जब आप इंक्रीज कर रहे हो, तो VEB अमीटर और बेस के बीच का जो वोल्टेज है वो तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है। बेस और कलेक्टर के बीच का जब तुम वोल्टेज चेंज कर रहे हो, तो उसकी वजह से बेस अमीटर के बीच का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। और बेस अमीटर के बीच का जब आप वोल्टेज डिक्रीज करते हो, VBE या VEB की वोल्टेज जब रिड्यूस करते हो, तो करंट IE रिड्यूस होती है, मीटर करंट रिड्यूस होती है, क्योंकि डिफ्यूजन कम होने लगता है कि जब तुम VEB को रिड्यूस कर रहे होगे मीटर बेस जंक्शन को, तो वहां पे जो डिप्लीशन विड्थ हो रही होगी वो तुम्हारी बढ़ रही होगी। जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस होती है, जब फॉरवर्ड वोल्टेज को हम डिक्रीज कर रहे होंगे तो उसका अपोजिट हो रहा होगा, ठीक है? यस सर। हाँ, उस टाइम पे जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ रही होगी, तो अमीटर करंट जो है वो रिड्यूस हो रही होगी, और अमीटर करंट के रिड्यूस होने की वजह से जो तुम्हारी रिकम्बिनेशन करंट यानी बेस करंट है वो भी रिड्यूस होगी, और कहीं ना कहीं ग्राफ भी यही शो कर रहा है। जैसे जैसे बेस वोल्टेज VBC इंक्रीज कर रहा है, ये तुम्हारा IB जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? इन जनरल तुम्हें कलेक्टर की इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन उससे नहीं पूछा जाता है इन जनरल, क्योंकि कॉमन बेस और कॉमन एमीटर ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। उनका प्रैक्टिकल यूज कॉमन एमीटर और कॉमन एमीटर और कॉमन बेस का ही ज्यादा है, तो इसलिए कॉमन कलेक्टर से जल्दी क्वेश्चन नहीं आते, उसके एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है? और दूसरी चीज, क्योंकि इन जनरल जो कॉमन कलेक्टर होता है, कॉमन कलेक्टर को हम केवल वोल्टेज फॉलोअर की तरह या बफर की तरह यूज करते हैं, ठीक है? बफर मतलब जब कोई दो चीजों को सिंक्रोनाइज करना, जैसे इन जनरल जब हम यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हैं, तो कुछ देर के लिए कभी-कभी वीडियो देखते-देखते या कोई भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे होते हो, तो अचानक से कुछ टाइम के लिए बफरिंग आ जाती है। मतलब शो करने लगता है कि ऐसे तुम्हारा राउंड 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 नाचने लग रहा है। तो उस टाइम पे हो क्या यस रहा सर। है ना? उस टाइम पे हो बेसिकली क्या रहा है कि जहाँ से ये तुम्हारा यूट्यूब वीडियो या कोई भी वीडियो जहाँ से रिले हो रहा है, ठीक है? उसकी स्पीड और तुम्हारी इंटरनेट स्पीड, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसी वजह से जब तुम्हारी स्पीड लैग कर जाती है, तो तुम्हें ऐसे वीडियो रुक जाता है और राउंड राउंड होता दिखाई देता है। और जब तुम्हारी स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है, तो यूट्यूब पे ध्यान देना कि कुछ रेड रेड लाइन चलती है, उसके आगे कुछ बहुत हल्का-सा व्हाइट कलर भी चलता है। तो वो शो करता है कि तुम्हारी यस सर। स्पीड, हाँ, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा तेज़ है, तुमने उसको पहले से ही प्रीवियसली उसको सर्फ करके रख लिया है, अब तुम ईज़िली उसको देख पाओगे। ठीक है? तो उस सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए जो बफरिंग का काम करता है, वो जब सर्किट में यही चीज़ें होनी होती है, मतलब 2 सर्किट के बीच में अगर रेजिस्टेंस का मिसमैच है, मतलब एक के पास लो रेजिस्टेंस है, एक के पास हाई रेजिस्टेंस है, तो उन जगहों पे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का बीजेटी कनेक्ट किया जाता है। जब एनालॉग सर्किट जब पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में आई गेस, तो वहाँ पे तुम जब बीजेटी का स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ोगे, वहाँ तुम्हें ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे कॉमन कलेक्टर को
हम बफर की तरह ही क्यों यूज करते हैं उसका इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तब। नाउ अभी इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कॉमन कलेक्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, अब ध्यान से देखो कि ये जानी पहचानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे सिमिलर हमने अभी ये वाली देखी, एग्जैक्टली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है। केवल चेंजेस क्या है, यहाँ पे ये कॉमन एमिटर की कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे आईसी है, वहां पे आईई है, यहाँ पे वीसीई है और यहाँ पे वीईसी है। वहां पे आईसी था और वीसीई था, यहाँ पे आईई और वीईसी है। दोनों ही करंट ऑलमोस्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट, जैसे जो डिपेंडेंसी आईई की होगी वही सारी डिपेंडेंसी आईसी की भी होंगी। जिस तरह से वीसीई पे आईसी डिपेंडेंट था उसी तरीके से वीसीई पे आईई भी डिपेंडेंट होगी। दैट इज व्हाई ये जो टिल्ट आ रहा है ये अर्ली वोल्टेज की वजह से आ रहा होगा। ठीक, यहाँ पे दोनों जंक्शन तुम्हारे रिवर्स बायस होंगे, कलेक्टर जंक्शन और अमीटर जंक्शन दोनों ही रिवर्स बायस होंगे। ठीक, ये वो पॉइंट है जिससे बिलो अगर वीसीई रहा तो तुम्हारा जो अमीटर जंक्शन है और जो तुम्हारा कलेक्टर जंक्शन है वो दोनों ही तुम्हारे क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। वो दोनों ही क्या तुम्हारे हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। ठीक, और इस रीजन में जब आप वीसीई की वैल्यू इस वीसीई सेट इस वैल्यू से ज्यादा है तो उस टाइम पे तुम्हारा जो अमीटर रीजन है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा और कलेक्टर रीजन जो है वो रिवर्स बायस रहेगा। ठीक, दैट इज व्हाई इस इतने रीजन को हमने एक्टिव रीजन कहा है, इस रीजन को हमने सैचुरेशन रीजन कहा है। ठीक है, और इसको कट ऑफ रीजन। देखो ये जो कॉमन एमीटर की जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है, इन जनरल हम ज्यादातर जब भी बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, जब भी हम ये कहते हैं कि बीजेटी की आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात जब भी होती है तो हम इन जनरल यही कॉमन एमीटर की ही कैरेक्टरिस्टिक की ही बात कर रहे होते हैं। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक की ही बात कर रहे होते हैं। मीनिंग अगर कहीं पे हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं, केवल ये बोल रहे हैं कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी बताओ, तो वहां पे हम इसी की बात कर रहे होते हैं, जिसमें अर्ली वोल्टेज और ये सारा फिनोमिना हमने बताया है, इसी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात बेसिकली बात कर रहे होते हैं। रीजन कि जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल जब हमें बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज करना होता है तो हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ही प्रेफर करते हैं। उसके भी अपने रीजन है कि इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है उसका वो सुटेबल होता है एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक है, ये भी चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर तब होंगी जब तुम अ, इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ोगे। ठीक है, बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि जब अभी हमें कभी भी ये कोई पूछता है कि अगर हमें बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो हम उसको किस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करेंगे, तो हम कॉमन अमीटर में कनेक्ट करते सर आवाज रुक गई थी सर। हैं। जस्ट सर आपकी आवाज रुक गई थी अभी बीच में। हाँ, अभी ठीक है ना, अभी वॉइस ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, तो देखो जब भी हमसे अभी के लिए हमें याद क्या रखना है कि कॉमन अमीटर वो कॉन्फ़िगरेशन है जब हमें अगर बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करें। उसके रीजन तुम आगे जाके समझोगे। अभी के लिए इतना याद रखना है कि हाँ, कॉमन अमीटर में कॉन्फ़िगरेशन में ही यूज करते हैं अगर हमें बीजेटी को एम्पलीफायर में की तरह यूज करना है। मीनिंग कॉमन एमीटर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें उसके थ्रू हम दोनों जंक्शन को एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे और फिर हम बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिक जो रीजन होता है वो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है,
कि इसका जैसा हमारा रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस होता है कि इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, तो उस तरीके का रेजिस्टेंस कॉमन एमीटर ही प्रोवाइड करता है, इस वजह से हम उसको एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। नाउ अब आते हैं फर्स्ट कॉमन बेस में हमने अभी तक करंट नहीं देखी थी ना। तो अब देखते हैं थोड़ा सा करंट गेन इन कॉमन बेस। इन जनरल हमें पता है IC इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस IP C1 प्लस ICO। IPC1 प्लस ICO। तो ये IPC बेसिकली क्या है, IE का ही कुछ पार्ट है। तो अगर इसको हम इस तरह से लिख लें, माइनस अल्फा IE प्लस ICO, ठीक है। और कई जगह पे यही इक्वेशन लिखी होती है, IC इज इक्वल टू माइनस अल्फा IE प्लस ICBO, ठीक है। ये ICBO का मतलब क्या है कि जब तुम्हारा कलेक्टर, ये C शो कर रहा है कलेक्टर, B शो कर रहा है बेस और O शो कर रहा है ओपन सर्किट। तो ये ICBO बेसिकली क्या शो कर रहा है, कलेक्टर और बेस के बीच में जब अमीटर ओपन सर्किट है तो कलेक्टर और बेस के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट को ऐसे लिखा है। क्योंकि जब हमने तुम्हें याद करो फ्लो ऑफ करंट बताया था, तो कुछ देर के लिए हमने अपने अमीटर जंक्शन को ओपन सर्किट कर दिया था, ठीक है। तो ICO और ICBO, ठीक है, कुछ जगहों पे ICO को ICBO से भी लिखते हैं। ये तुम्हारी क्या है, कलेक्टर करंट व्हेन अमीटर जंक्शन इज ओपन सर्किटेड। तो इस ये टर्मिनोलॉजी याद कर लो, क्योंकि अभी आगे जाके हमें ICEO भी अभी हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी याद कर लो कि यहाँ पे जो C शो कर रहा है क्या है, कलेक्टर, B जो शो कर रहा है बेस, ठीक है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कलेक्टर और बेस के बीच में जो करंट फ्लो हो रही, नहीं, कलेक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है कब, जब अमीटर सर्किट ओपन सर्किटेड है, अमीटर साइड जो है वो ओपन सर्किट है। बस इसको हमने कलेक्टर और बेस यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जो दो चीजें यहाँ पे जो गिवन है, उसके अलावा जो जो तीसरा टर्म जो बचा वो ओपन सर्किट है। जैसे यहाँ पे जब अभी हम बात करेंगे तो कलेक्टर, अमीटर और ओ में ओपन सर्किट कौन होगा, तो बेस ओपन सर्किट होगा, ठीक है। दोनों ही रिवर्स सैचुरेशन करंट है कलेक्टर की, बस दोनों में कंडीशन बदल रही है ओपन सर्किट वाली, एक में बेस ओपन सर्किट है, एक में अमीटर ओपन सर्किट है ना। ये दोनों ही टर्म ICO और ICBO अल्फा IE से काफी कम होते हैं, तो इन टर्म्स को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं और ऐसे टाइम पे हम IC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा IE ना। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस IC अपॉन IE। अब याद करो कॉमन बेस, तो कॉमन बेस में इनपुट दे रहे थे हम अमीटर से, आउटपुट दे रहे थे कलेक्टर से। इनपुट करंट थी IE, आउटपुट करंट थी IC। और हमें पता है कि गेन इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट ऑन इनपुट। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो ये है क्या, करंट गेन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब देखो, जब भी हम करंट गेन को कहीं पे भी डिनोट करते हैं तो हम करंट गेन की मॉड्यूलस को यूज करते हैं। यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है, ये बस इतना शो करने के लिए है कि कलेक्टर करंट और अमीटर करंट की जो इंटरनल डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जैसे PNP में देखा था हमने कि अमीटर करंट पॉजिटिव होती थी, कलेक्टर करंट जो आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी।
राइट? तो उस चीज को यहाँ पे शो करने के लिए नेगेटिव यूज किया गया है। लेकिन कहीं पे भी जब तुम्हें अल्फा की वैल्यू पूछी जाए या अल्फा की बात हो रही हो कि करंट गेन ऑफ कॉमन बेस, तो मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, IC अपॉन आई। हम जब भी बात करते हैं अल्फा की या कॉमन बेस गेन की, तो वो तुम्हारी क्या होता है, मॉड से यूज किया जाता है और IC अपॉन IE लिया जाता है। वहां पे हम नेगेटिव साइन शो नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया करंट गेन इन कॉमन बेस। अब अमीटर में कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें उसका करंट गेन देखना है। देखो, इन जनरल हमने तुमसे कहा था कि भाई बीजेटी में सारी करंट जो एक्सटर्नल करंट दिखाई जाती हैं वो सारी की सारी हम इन्वर्ट मान के चल रहे हैं। हम अपने लिए जो कन्वेंशन लेके चल रहे हैं वो ये वाला लेके चल रहे हैं। ठीक, तो उस हिसाब से अगर हम केसीएल अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, और वहां से IE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस IB प्लस IC। ठीक, और अगर हम ICO को निग्लेक्ट कर दें, यहाँ पे प्लस ICO भी होता है, ठीक है, उस ICO को लेके चले तो हमें IC इज इक्वल टू ये मिलता है, और अगर ICO को निग्लेक्ट कर दें तो IC इज इक्वल टू माइनस अल्फा IE मिलता है। और अगर ICO को कंसीडर करके चले तो यहाँ पे हमें ये मिलता है, IC इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब IC की ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है। सॉरी, इस IE में ये वाली IE की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। IE इज इक्वल टू माइनस IB प्लस IC। ठीक, IC इज इक्वल टू क्या गया, माइनस अल्फा ब्रैकेट में माइनस IB प्लस IC प्लस ICO। ये माइनस और माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा IB प्लस अल्फा IC प्लस ICO। अब IC को एक साथ ले गए तो ये क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा इंटू IC इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICO। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, IC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू IB प्लस ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये जो टर्म है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इस पूरे टर्म को हम अज्यूम कर रहे हैं बीटा, इसको एक नया नाम दे रहे हैं बीटा। यही वो अल्फा और बीटा है। जब हमने बात की थी, जब हम बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर पढ़ रहे थे, तब हमने तुमसे कहा था कि वो वाले क्या थे, बीटा स्टार और अल्फा टी। उनका नोटेशन अलग था, वो क्या था, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर था। और ये बेसिकली क्या है, अल्फा क्या है तुम्हारा कॉमन बेस का करंट गेन, और बीटा क्या है, कॉमन अमीटर का करंट गेन। ठीक, तो बीटा इज इक्वल टू क्या अज्यूम किया हमने, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां से हम करंट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये यहां से हम करंट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये। ठीक है, अब ये टर्म कैसे आया, तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जब 1 प्लस बीटा कैलकुलेट करो तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हमने 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा की जगह पे बीटा प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब कई जगहों पे यही इक्वेशन तुमको IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO मिलती है। और ये क्या शो करता है, कलेक्टर करंट, वो कलेक्टर करंट जब तुम्हारा बेस सर्किट ओपन हो। ये ICEO क्या है, कलेक्टर करंट व्हेन बेस इज ओपन सर्किटेड। तो ICEO इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बीटा
प्लस 1 इंटू ICO। ठीक है, तो अगर हम इस पार्ट को या इस पार्ट को हम निग्लेक्ट कर दें तो हमें IC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बीटा IB, और बीटा इज इक्वल टू क्या है, IC अपॉन IB। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बेस और कलेक्टर की करंट हमेशा सेम डायरेक्शन की होती है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ नहीं आया है। और बीटा क्या है यहाँ पे, तुम्हारा करंट गेन। बीटा बेसिकली तुम्हारा क्या है, करंट गेन, किसका, कॉमन एमीटर का। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। काफी सिंपल सा ये भी डेरिवेशन है। यहाँ पे भी हमें यही जो KCL लगा के हम इक्वेशन यूज करते थे वही इक्वेशन हमने लेनी है। ठीक है, अभी वो अलग बात है, यहाँ पे हमने सिंपली अज्यूम कर लिया था कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम कहीं ना कहीं इन दूसरे तरीकों से फाइंड आउट करेंगे कि हाँ भाई अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने अज्यूम की। नाउ IE इज इक्वल टू माइनस IC प्लस IB। हमें पता है अल्फा की वैल्यू ये होती है और बीटा की वैल्यू ये होती है, IC अपॉन IB, ये होता है IC अपॉन IE। नाउ इस इस साइड से पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को IE से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आया IC अपॉन IE प्लस ये IE आया था यहाँ पे IB अपॉन IE आया था, और उस IE को हमने रिप्लेस कर दिया IB प्लस IC से, माइनस IB प्लस IC। नाउ अब देखो, ये पार्ट तो हो गया तुम्हारा अल्फा। इस पार्ट को देखो, तो 1 प्लस बीटा जब देखोगे तो 1 प्लस बीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस IC अपॉन IB, और 1 प्लस IC अपॉन IB को अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, LCM इधर ले लो और ये आ जाएगा। तो इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा के बीच में एक इक्वेशन बन गई, ये क्या है, 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। ये -1 इधर साइड पे 1 की साइड पे भेज रहे हैं, तो ये क्या आया, -1 इज इक्वल टू बीटा, सॉरी -1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आया, अल्फा को इधर ले लिया, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा माइनस 1। एलसीएम लिया बोथ साइड पे, इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो क्या निकल के आ रहा है, माइनस बीटा, क्या निकल के आ रहा है, माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। अब इस नेगेटिव साइन को हम निग्लेक्ट कर देंगे। रीजन वही पुराना वाला कि जो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज लेते हैं हम, वो हमेशा मॉड्यूलस में लेते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को वहां पे इग्नोर करते हुए चलते हैं, इस वजह से अल्फा और बीटा में नेगेटिव साइन नहीं आता है। तो अल्फा की अगर हम वैल्यू कहें तो क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। और अगर उसको बीटा अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा निकालना चाहे तो ये हमें मिल जाएगा, सॉरी बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा अगर हम निकालना चाहे तो सिंपली हम निकाल सकते हैं, 1 प्लस बीटा को इधर भेजा तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। ठीक, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अल्फा बीटा इधर चला गया, बीटा कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस अल्फा। ओके, आराम से एक बार इस प्रूविंग को थोड़ी देर के लिए देखो, अगर कुछ डाउट होता है, कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है तो बताओ।
इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है अल्फा बीटा के रिलेशन में? नो सर। कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हारा लास्ट टॉपिक है करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसकी भी स्टार्टिंग हम लोग वहीं से कर रहे हैं बाय केसीएल। IE इज इक्वल टू माइनस IC प्लस IB। IC की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी माइनस अल्फा IE प्लस ICO। ठीक, ब्रैकेट को ओपन किया, ये क्या आया? IE इज इक्वल टू अल्फा IE माइनस माइनस प्लस माइनस ICO माइनस IB। ये अल्फा IE इधर आ गया, तो 1 माइनस अल्फा इंटू IE इज इक्वल टू माइनस ICO प्लस IB। यहाँ से IE इज इक्वल टू क्या मिल गया? IB अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा। हमें पता है 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कुछ और नहीं बीटा प्लस 1 होता है। अभी हमने लास्ट में चेक किया था, है ना? तो अब IE को हम क्या लिख सकते हैं? IE इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस बीटा इंटू IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICO। अभी कुछ देर में देखा था ये टर्म जो है 1 प्लस बीटा इंटू ICO, इसी को हमने क्या लिखा था? ICEO। ये बेसिकली क्या है? कलेक्टर करंट व्हेन बेस इज ओपन सर्किटेड। ठीक ना? अगर हम इस ICO को हम निग्लेक्ट कर दें, अगर हम इस ICEO को निग्लेक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? IE इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस बीटा इंटू IB। यहाँ पे भी ये देखो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ये भी क्या शो कर रहा है कि जो अमीटर करंट और जो बेस करंट है इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेंगी, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी। तो अगर यहां से हम मॉड ऑफ IE अपॉन IB निकालें तो वो क्या हो जाएगा? 1 प्लस बीटा, और वो किसके बराबर हो जाएगा? गामा के। और इसको क्या बोलते हैं? करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर, क्योंकि कॉमन कलेक्टर में आउटपुट लिया जाता है मीटर से, इनपुट दिया जाता है बेस से। ठीक है, अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, और अगर किसी को इन तीनों चारों टॉपिक में या कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ रही है तो वो अपनी दिक्कत क्लियर कर लेगा। ओके, आई गेस सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की है? नो सर, सबने मार्क कर दी है। ठीक है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर।